नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और प्रेप साथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज हमने शुरू की थी उससे संबंधित ये हमारा चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में 1857 के पूर्व जितने भी विद्रोह थे उनको हमने विधिवत तरीके से कवर कर लिया है और आज के हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है 1857 का विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है 1857 का विद्रोह। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे विद्रोह के कारण, है ना। 1857 के विद्रोह के कारण यदि हम देखें तो पहला कारण है राजनैतिक और प्रशासनिक कारण। राजनैतिक प्रशासनिक कारण को यदि हम गहन तरीके से समझने का प्रयास करें तो इसमें अपन देखेंगे कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स, उनकी प्रकृति भी विदेशी थी। यहाँ पे विदेशी प्रकृति का तात्पर्य क्या है, इसे हम और ज्यादा गहनता के साथ अध्ययन करें तो यदि हम बात करें तो एक ये है ब्रिटेन और एक ये हो गया भारत। भारत हो गया उपनिवेश और ब्रिटेन हो गया मातृ देश। ठीक है। अब भारत उपनिवेश और ब्रिटेन हो गया मातृ देश। तो यहाँ क्या है कि भारत से धन का बहिर्गमन हो रहा है ब्रिटेन की ओर और बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है। इसी को जो है ड्रेन वेल्थ थ्योरी, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसमें विस्तार से इसी के बारे में जिक्र किया था। तो यही है इनकी विदेशी प्रकृति कि धन का बहिर्गमन तो हो रहा है लेकिन बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये हो गई इनकी विदेशी प्रकृति। तो ब्रिटिशर्स की विदेशी प्रकृति, मैं ये जो आपको कीवर्ड बताते जाता हूं तो ये आपको स्वयं से अपनी नोट्स बनाते जाना है क्योंकि लिखने में जो है समय का ज्यादा दुरुपयोग होगा और मैं चाहता हूं कि कम समय में वीडियो भी जो है कम समय की बने और उसमें मैं आपको ज्यादा आउटपुट दे पाऊं। तो एक तो ये हो गया विदेशी प्रकृति। ठीक है। दूसरा ये कि प्रजाति श्रेष्ठता, ब्रिटिशर्स जो होते थे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है। और उन्होंने एक सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था, व्हाइट मैन बर्डन सिद्धांत। उनका मानना था कि हम श्वेत व्यक्ति हैं और हम ही जो है पूरे विश्व में सभ्य हैं और पूरी दुनिया को सभ्य बनाने का ठेका भगवान ने हम ही को दे रखा है ना। तो इसी वजह से वो प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर थे, भारतीयों को नस्लवादी निगाहों से देखते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे। ठीक है। दूसरा ये, एक तो ये हो गया कि विदेशी प्रकृति, दूसरा हो गया कौन सा, नस्लवादी भेदभाव मान लीजिए। ठीक है। तीसरा ये हो गया डलहौजी द्वारा, डलहौजी की बात करते हैं, डलहौजी के द्वारा विभिन्न जो है भारत के हमारे प्रांत थे या राज्य कुछ भी आप कह लें तो उनका जो है अंधाधुंध विदेशी साम्राज्य में मिलाया जाना। जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, उदयपुर, इनको अपन जो है जब डलहौजी को पढ़ेंगे तो विस्तार से सन वाइज इनको पढ़ेंगे क्योंकि ये सन भी जो है यूपीएससी पूछ लेता है। तो अभी मैंने केवल इन प्रांतों का या राज्यों का जिक्र कर दिया है कि डलहौजी ने ही जो है इनको अंधाधुंध किसी भी तरीके से जो है विदेशी मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में जो है मिलाया था। तो एक हो गया विदेशी प्रकृति, दूसरा हो गया नस्लवादी भेदभाव, तीसरा हो गया डलहौजी के द्वारा जो है अंधाधुंध संख्या में भारतीय राज्यों का विलय। ठीक है। चौथे की यदि हम बात करें, चौथे में बात करते हैं अवध की। ठीक है। अवध ऐसा राज्य था जो अंग्रेजों की हाँ में हाँ करने वाला राज्य था। ठीक है। लेकिन अंत में क्या हुआ कि उसको इसकी हाँ में हाँ करने का अंत में भुगतान यह मिला कि अवध को भी कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। और अवध में क्या हुआ था, अवध में क्या था कि अवध से ही पूरे भारत में यदि हम बात करें तो केवल अवध ही ऐसा राज्य था जिसमें ब्रिटिश सिपाही सबसे ज्यादा भारतीय थे, केवल अवध राज्य से। ठीक है। और ये भाई जब इनको ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया जाएगा, ठीक है, तो वहां के जो नागरिक हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं बढ़ेंगी क्योंकि उनका शोषण होगा और वो जो सिपाही होते थे कहीं ना कहीं उन नागरिक और किसानों से ही संबंधित होते थे। ठीक है।
तो इस वजह से उन सैनिकों का जो है शोषण या समस्याएं बढ़ेंगी और ये भी विद्रोह की ओर उन्मुख होंगे। ठीक है, तो ये राजनैतिक प्रशासनिक कारण हमने पढ़ लिया। अब अपन आते हैं आर्थिक कारण में। आर्थिक कारण में यदि अपन बात करें तो अपन देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियां। ठीक है, आर्थिक नीतियों में तो सबसे पहले जिक्र कर देते हैं भू राजस्व नीतियों की। ठीक है, भू राजस्व नीतियां कितनी? तीन। कौन कौन सी? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इनको अपन भू राजस्व नीतियां जब पढ़ेंगे तो विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे, अभी केवल इनके नाम जान लीजिए। तो ये भू राजस्व नीतियां जो थी, इनके माध्यम से पहले ही किसानों का शोषण बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भू राजस्व की राशि जो होती थी अधिकतम होती थी। ठीक है, और अनाज का उत्पादन करने के लिए किसानों को सेठ साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, और वो जब ऋण का भुगतान नहीं कर पाते थे तो ऋण के भार में ही दबते दबते अंत में उनका विनाश हो जाता था। ठीक है, तो एक तो भू राजस्व नीतियों के भार में वैसे ही किसान दबे हुए थे, और दूसरा क्या हुआ कि अंग्रेजों ले आए कृषि का वाणिज्यीकरण, कि नहीं भाई आप बागानी फसल ही उगाइए। ठीक है, बागानी फसल उत्पादित करने का सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ कि जो अनाज होता था उसके उत्पादन को बंद कर दिया गया। बंद करने का एक दुष्परिणाम यह सामने आया कि अनाज के उत्पादन में कमी तो हुई ही, लेकिन जो थोड़ी बहुत मात्रा में अनाज उत्पादन होता भी था उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और तीसरा यदि हम बात करें तो ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति। ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति जब 1813 में आती है तो क्या होता है कि तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और वहां के मशीन निर्मित जो उत्पाद होते थे, हमारे भारत के हस्तशिल्प उद्योग उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, और अंत में हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन हो गया। अब जब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया तो जो उनसे संबद्ध जो होते लोग होते थे वो भी कृषि की ओर बढ़े, तो कृषि पर भी दबाव बढ़ा। ठीक है, और इन तीनों का सम्मिलित परिणाम जो होता है अकाल के रूप में सामने आता है। और अकाल ये होता है प्राकृतिक अकाल ना होकर मानव निर्मित अकाल होता था। ठीक है, और मानव निर्मित अकाल होता था, इसी वजह से ये किसान होते थे और हस्तशिल्प उद्योग से संबद्ध जितने भी लोग होते थे ये सब विद्रोह की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो ये अपना आर्थिक कारण हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक कारण की यदि हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जो होते थे भारतीय समाज को और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उसको निम्न स्तर का निकृष्ट समझते थे। ठीक है, और निम्न स्तर का समझने के बाद उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे और उनको ईसाईकरण पर जबरदस्ती धकेलने का प्रयास करते थे, है ना। और जब आप जबरदस्ती ईसाईकरण पर धकेलोगे तो उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता था कि भाई ईसाई बन ही जाओ, है ना। लेकिन शुरुआत में तो बनते जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अरे लेकिन जब एक अंतिम स्थिति आएगी, सहन सीमा जैसे कहते हैं, तो वो भाई विद्रोह की ओर तो अग्रसर होंगे ही। ठीक है, विभिन्न कानूनों का निर्माण किया। सामाजिक सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत ही देखें, विभिन्न कानूनों का निर्माण। विभिन्न कानून कौन कौन से थे? जैसे सती प्रथा निरोधक कानून आया 1829 में, बाल विवाह निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहले यह प्रश्न आता है कि ये कानून तो बहुत अच्छे थे, लेकिन इनका विरोध क्यों किया भारतीय जनता ने? तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि जो हमारा परंपरागत समाज था, ठीक है, उसके धर्म की जो है वो धर्म का मूल समझते थे, बिल्कुल धर्म के अंतर्गत ही समझते थे कि भाई ये हमारे धार्मिक प्रथाओं में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा भारतीय समाज, इस वजह से विद्रोह किया भारतीय समाज ने। लेकिन जो हमारे भारत का बुद्धिजीवी वर्ग होता था उसने क्यों विरोध किया? वो तो जानता था कि भाई ये तो कानून बहुत अच्छे हैं, भारत के हित में है। तो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने विरोध इसलिए किया कि भाई जो भी संशोधन, जो भी सुधार करने होंगे, हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार जो भी करेंगे हम खुद करेंगे, अंग्रेज कौन होते हैं हमारे समाज में सुधार करने वाले। तो इस वजह से भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग ने भी सुधार किया। ठीक है, अब अपन आते हैं जो बाहरी घटनाओं का प्रभाव है। तो क्या होता है कि 1832 से
1838 से 42 के दौरान होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है। 1845 से 49 के दौरान होता है पंजाब युद्ध। और 1854 से 56 के दौरान होता है क्रीमिया युद्ध। इन युद्धों में क्या होता है कि अंग्रेजों को भारी क्षति होती है। यहां एक शब्द पर आपको गौर करने की जरूरत है कि यहां क्षति शब्द का यूज किया गया है, ना कि पराजय का, है ना। तो अंग्रेजों को भारी क्षति होती है। अब भारी क्षति होने का परिणाम यह होता है कि जो हमारे भारतीय लोग हैं, भारतीय जनमानस है, उस पर एक नवीन आशा और प्रेरणा का संचार होता है ना। और जो इनके दिमाग में जो बात बैठी हुई थी कि अंग्रेज अपराजेय हैं, वो बात कहीं ना कहीं गलत साबित होती है और ये भी विद्रोह की ओर अग्रसर होते हैं। अब अपन आते हैं छठवां तात्कालिक कारण। ठीक है। तो तात्कालिक कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो आप कक्षा छठवीं से लेकर यही पढ़ते आए हैं, कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले चर्बी वाले कारतूस। ठीक है। चर्बी वाले कारतूस है तात्कालिक मुद्दा। पहली बार कब भाई चर्बी वाले कारतूस की जानकारी मिली? तो बंगाल में, ये अपन पीटी के हिसाब से लिख लीजिए, बंगाल, बंगाल में दमदम सैन्य छावनी, बंगाल से दमदम सैन्य छावनी से इस तरह के कारतूस के प्रयोग की सूचना जो है पहली बार मिलती है ना। अब जब पहली बार सूचना मिली तो जो दूसरी सैन्य छावनी के जो हमारे भारतीय सिपाही होते थे, उनको लगा कि ये तो भाई ब्रिटिशर्स जानबूझकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है विद्रोह की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये विद्रोह के कारणों को जो है अपन ने विस्तृत तरीके से पढ़ लिया है। और आप मेरे पे भरोसा रखें, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में 90% आपके दिमाग में बैठा दूंगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। और आप कंटेंट की भी जो है तुलना करके देख लीजिए किसी दूसरे संस्थान से, और यदि किसी भी प्रकार की कमी होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए, विद्रोह के कारण हो गए हैं। अब देख लेते हैं नेतृत्व करते हैं प्रसार। तो ये तो फैक्चुअल डेटा है। विद्रोह से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन थे? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे पामस्टन हुआ करते थे। भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। और भारत का सम्राट जो था बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। ठीक है। अब अपन आते हैं विद्रोह का प्रारंभ। तो विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है? तो यहां पर, सॉरी, विद्रोह का प्रारंभ जो है, यहां पर अपन देखेंगे प्रतिक्रिया। मतलब जो चर्बी वाले कारतूस प्रयोग होने लगे ना, तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया जहां से शुरू होगी वहीं से विद्रोह का प्रारंभ होगा, क्योंकि तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस, है ना। तो बंगाल में अपन को सूचना मिलती है कि वहां पहली बार दमदम सैन्य छावनी में यूज हुए हैं, लेकिन पहली प्रतिक्रिया कहां पे होती है? तो पहली प्रतिक्रिया होती है बंगाल के बहरामपुर, बहरामपुर छावनी के सिपाहियों के द्वारा। ठीक है। तो ये दमदम और बहरामपुर छावनी आपको याद रखनी है। तो बहरामपुर छावनी के सिपाहियों ने भाई पहली जो है प्रतिक्रिया विद्रोह के रूप में जो है व्यक्त की। ठीक है। और क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स अधिकारी थे उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है? बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट, ये पीसीएस में पूछ सकता है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने रेजिमेंट का भी जिक्र किया है। ठीक है। किस सिपाही, यहां पे आता है मंगल पांडे जी का नाम। ठीक है। तो बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट के सिपाही जो थे मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया? 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को क्या किया? अंग्रेज अधिकारी जो थे ह्यूजसन और बाग, इन पर गोलियां चलाई, जिसमें से बाग निपट गए। ठीक है। विद्रोह की विधिवत शुरुआत की यदि हम बात करें तो मेरठ सैन्य छावनी से मानी जाती है। ठीक है। विधिवत शुरुआत
मेरठ सैन्य छावनी। तो ये है कि चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की पहली जानकारी अपन को कहाँ से मिलती है? दमदम सैन्य छावनी से। पहली प्रतिक्रिया कहाँ पे होती है? बहरामपुर छावनी। दोनों ये बंगाल की ही थी, ठीक है। और विधिवत शुरुआत जो होती है मेरठपुर सैन्य छावनी से मानी जाती है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि 10 मई को विद्रोह हुआ, ठीक है। इसी क्रम में क्या हुआ, बरेली से खान बहादुर खान, जिन्हें सिकंदर खान भी कहते हैं, के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली आए, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, ठीक है। लेकिन इसकी सीमा यदि हम बात करें विद्रोह की, ये थी कि ये केवल उत्तर भारत तक सीमित था, ठीक है। तो ये इसकी सीमा थी। तो विद्रोह का प्रारंभ अपन ने देख लिया कि प्रतिक्रिया होती है बंगाल के बहरामपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने क्या किया, 29 मार्च 1857 को, ये 29 है, 29 मार्च 1857 को विधिवत शुरू, सॉरी 29 मार्च 1857 को जो ब्रिटिशर्स अधिकारी थे ह्यूजसन और बाग, उनको उनके ऊपर गोली चला दी, जिसमें बाग मारा गया। और विधिवत शुरुआत जो होती है मेरठ सैन्य छावनी से, 10 मई को विद्रोह हुआ, ठीक है ना। इसी क्रम से बरेली से जो है खान बहादुर खान थे, उन्होंने नेतृत्व किया बरेली से और आए सैनिकों को लेकर दिल्ली, और वहां बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, ठीक है। तो ये अपन ने जो है विद्रोह का प्रारंभ पढ़ लिया। प्रमुख नेतृत्वकर्ता, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सही क्रम में मिलान करने को यूपीएससी में पूछ लेता है, फैक्चुअल डेटा के रूप में पीसीएस में भी पूछ सकता है और वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता देखें तो दिल्ली से जनरल बख्त खां, ठीक है। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, मेरठ से कदम सिंह थे, मथुरा से देवी सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से अहमदुल्ला थे, ठीक है ना। फैजाबाद से अहमदुल्ला, राजस्थान से जयदयाल हरदयाल, इलाहाबाद से लियाकत अली, असम से मणिराम दत्त, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, है ना। बस इतने ही थे। इतने ही थे तो और ज्यादा, लेकिन अपन को जो है इतना ही याद रखना है, क्योंकि यदि पूरी बुक को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो ये आपके लिए भी संभव नहीं है कि आप याद रखें, है ना। तो याद केवल उतने ही रखने हैं जिनको हम याद रख सकें और एग्जाम में जो है उसका अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। अब आते हैं अपन अंग्रेज जनरल पर। तो दिल्ली में विलोबी, निकोलसन और हडसन, तीन नाम याद रखने हैं। कानपुर में व्हीलर, कैंपबेल, झांसी में ह्यूरोज और बनारस में कर्नल जेम्स नील थे। ये हो गए, मतलब दिल्ली में इन अंग्रेज जनरलों ने, जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था विद्रोह का। कानपुर में व्हीलर और कैंपबेल ने, झांसी में ह्यूरोज ने और बनारस में कर्नल जेम्स नील। तो अब अपन देखेंगे विद्रोह की असफलता के कारण। तो असफलता के कारणों में पहला कारण है विद्रोह का प्रसार जो था सीमित था। सीमित होने का तात्पर्य ये है कि इस बात का जिक्र मैंने 1857 का विद्रोह पढ़ाते समय भी किया था कि विद्रोह का प्रसार उत्तर भारत तक ही सीमित था। और उत्तर भारत तक सीमित होने का तात्पर्य एक और है कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही विद्रोह का प्रसार सीमित था, ठीक है। नंबर 2, सभी भारतीयों का समर्थन प्राप्त नहीं था। सभी भारतीयों का समर्थन प्राप्त नहीं था, इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा देसी रियासतें थीं, भारतीय शासक वर्ग था, ठीक है, और जमींदार जो थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे, जबकि जो हमारा मध्य वर्ग था वो पूरी तरह से विद्रोह से तटस्थ अलग बना रहा, ठीक है। नंबर 3 था केंद्रीय संगठन का अभाव। तो केंद्रीय संगठन का अभाव का तात्पर्य ये है कि कोई केंद्रीय प्रतिनिधित्व करता नहीं था, ठीक है। केंद्रीय प्रतिनिधित्व करता नहीं होने का सबसे बड़ी क्षति भारतीयों को यह हुई कि विद्रोह का प्रसार जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तारीख को हुआ, जिससे अंग्रेज़ों को विद्रोह का दमन करने में आसानी हुई। जैसे 1857 के विद्रोह की तिथि 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह चालू कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ जो विद्रोही थे वो 31 मई का ही इंतज़ार करते रहे और कुछ क्षेत्रों में विद्रोह 10 मई के बाद भी अलग अलग डेटों पर जो है हुआ, जिससे जो है अंग्रेज़ों को विद्रोह का दमन करने में आसानी हुई।
चूँकि बात ऐसी थी कि यदि पूरे भारतीय जो थे एक ही तिथि को, एक ही तारीख को विद्रोह करते तो विद्रोह की प्रकृति और उसका परिणाम दोनों कुछ अलग ही होते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया अपना केंद्रीय संगठन का भाव। चौथे में आते हैं, अंग्रेजों के पास अपेक्षाकृत योग्य सैनिक कमांडर थे और आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे। तो ये एक कारण हो गया, क्योंकि जो अंग्रेजी सिपाही होते थे उनको आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जाता था और उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी होते थे, जबकि भारतीय जो हुए उनके पास तो परंपरागत हथियार ही हुआ करते थे। तो हमारे जो भारतीयों के परंपरागत अधिकार उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असफल रहे और जो है विद्रोह असफल हो गया। उसके बावजूद हमारे भारतीय विद्रोहियों ने, जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने काफ़ी मात्रा में जो है अंग्रेज़ों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया, या यूँ कहें कि ईंट से ईंट बजा दी। ये कारण जो है निश्चित समय की प्रतीक्षा करना, ये मैंने आपको ऊपर वाले कारण में ही समझा दिया है कि 31 मई जो है तिथि निर्धारित की गई थी और 10 मई से ही विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, यही देसी राजाओं का देशद्रोही रुख अंग्रेजों के पक्ष में थे, ये भी मैंने ऊपर बता दिया। सांप्रदायिकता का खेल, तो सांप्रदायिकता का खेल अंग्रेजों ने कुछ इस तरह से खेला कि वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने में तो असफल रहे, लेकिन अंग्रेजों ने मराठा, सिख और गोरखा को जो है अपनी तरफ कर लिया। कैसे किया अपनी तरफ? क्योंकि इन्होंने मराठाओं, सिखों को यह महसूस कराया कि जैसे ही विद्रोह समाप्त होगा, संपूर्ण हिंदू और सिखों का बहादुर शाह जफर के द्वारा वध कर दिया जाएगा। संपूर्ण पंजाब में इन्होंने क्या किया, बादशाह के नाम का झूठा फरमान अंग्रेज़ों की ओर से जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा, जिससे मराठे और सिख जो थे इनके विद्रोह हो गए और साथ में गोरखा भी। सहायक साधनों का अभाव, सहायक साधनों के अभाव का तात्पर्य ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे, चूँकि ये सत्ताधारी दल था और सत्ताधारी दल होने के कारण परिवहन, संचार, डाक, जितने भी साधन थे सभी पर इन्हीं का नियंत्रण था। तो इनको अपनी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, प्लस इन्हें अपनी सेनाएं जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में आसानी होती थी। वहीं जो हमारे भारतीय विद्रोही थे, उनके पास तो ना ही संचार और आवागमन के साधन थे और ना ही आधुनिक हथियार, तो अंत में विद्रोह में असफलता ही हाथ लगती है। ठीक है, एक कारण और देखें तो सैनिक संख्या में अंतर के रूप में इसे देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों ने क्रीमिया युद्ध के पश्चात इनकी सेना लौट रही थी, तो इन्होंने भारत में ही उन सेनाओं को बुला लिया था। तो कुल मिलाकर 96,000 इनके अंग्रेज सैनिक थे। उसके पश्चात देसी रियासत के जो है भारतीय सैनिक हो गए, इन्होंने सहयोग किया था। ये जमींदार वर्ग हो गया, ये अलग ही है। ठीक है, वहीं हमारे भारतीयों की बात करें तो भारतीयों के पास बहुत कम सैन्य क्षमता थी और हथियार भी परंपरागत थे, तो इस वजह से असफलता हाथ लगती है। तो अब बात करते हैं अपन 1857 के जो विद्रोह हुआ उसके परिणाम क्या हुए। तो परिणाम के रूप में यदि हम देखें तो कंपनी शासन समाप्त हो जाता है और इसके विकल्प के रूप में आता है क्राउन, मतलब सीधे जो ब्रिटेन में महारानी हुआ करती थी उसका सीधा शासन भारत में स्थापित हो जाता है और जो है उनकी जो है ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ होती थी उनमें भी जो है परिवर्तन होता है। नंबर 2, जो लंदन स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया जाता है और उसकी जगह भारत सचिव और उसकी 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया जाता है। भारत सचिव प्लस 15 सदस्यीय परिषद, ये आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है। नंबर 3, गवर्नर जनरल की जगह भारत के वायसराय की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और क्या हुआ था कि जो 1784 में द्वैध शासन स्थापित हुआ था, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे,
उसका समापन हो जाता है और यही लंदन में जो है भारत सचिव की नियुक्ति होती थी और यह ब्रिटिश सरकार का जो है मंत्री हुआ करता था। ये अपन बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, जब अपन ये एक्ट पढ़ेंगे तो विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। और जो है 3 कारण हो गए। चौथा कारण यदि हम देखें तो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के एक कारण के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप को भी देखा जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि जो सती प्रथा निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निरोधक कानून लाए जाते हैं, तो इन्होंने जो है भारतीयों की जो है आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में भी जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। फिर अपन आते हैं कि सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन का गठन किया गया। और पील कमीशन के अंतर्गत क्या हुआ करता था कि 1857 के विद्रोह के पहले मतलब अंग्रेज सिपाहियों की तुलना में जो है भारतीय सिपाहियों की संख्या अधिक हुआ करती थी। लेकिन पील कमीशन का गठन हुआ और उसके पश्चात जो है ब्रिटिश सैनिकों की संख्या से भारतीय सैनिकों की संख्या को लगभग संतुलित करने का प्रयास किया गया और बंगाल में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या को 2:1 के अनुपात में रखा गया। जबकि वहीं हम बात करें मद्रास और बॉम्बे में, तो मद्रास और बॉम्बे में यह अनुपात 5:2 के अनुपात में रखा गया, ठीक है। तो ये हो गए अपने परिणाम। अब अपन आते हैं जो कि बिहार में कुछ PYQ देख लेते हैं। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये अपन ने देखा था नेतृत्वकर्ता के रूप में कुंवर सिंह के रूप में। और यह बिहार PCS में लगभग 10 बार एक क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या। ये बात मैंने जब आपको अवध के बारे में जिक्र कर रहा था तो बताया था कि सबसे अधिक संख्या जो है अवध से थी। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया, विरोध किया, समर्थन किया, तटस्थता, विरुद्ध किया, तटस्थ रहा, ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से, ये फिर कुंवर सिंह आ गए। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों कारण मौजूद थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो ये देखिए ये तो हिंदी साहित्य के हैं और ये जो हैं 1900 के बाद के हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते तीनों। तो अपना चौथा नाम बचा शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है, पील आयोग। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, कौन था, मौलवी अहमदुल्ला। ये अहमदुल्ला क्यों है, क्योंकि 1857 के विद्रोह से संबंधित ये तीनों नाम है ही नहीं, तो इस वजह से मौलवी अहमदुल्ला। तो अब आप खुद देखिए जितने PYQ मैंने आपको दिखाए, मेरे पढ़ाने के बाद आपको इस बात का निर्धारण खुद करना है कि वो PYQ सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप मुझे कमेंट में जैसा भी आपका रिव्यू रहेगा उस हिसाब से अपना रिव्यू दीजिए। और यदि आपको सही लग रहा है तो कृपया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।